घासीदास बाबा की 268वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मनखे मनखे एक समान का दिया उपदेश। मुख्यमंत्री कन्या विवाह हुआ संपन्न। 220 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। विवाह में गणमान्य सहित रिश्तेदार उपस्थित। पूर्व सीएम बघेल का सरकार पर निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की निंदा कर घुसपैठिया रोहिंग्या को लेकर बोला हमला। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया पलटवार। खैरागढ़ में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। गुरु घासीदास बाबा की 268वीं जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लालपुर धाम में आयोजित गुरु घासीदास बाबा की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें 3 दिवसीय मेले कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास मंदिर और जेतखाम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए बाबा का आशीर्वाद दिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा, बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को अपनाते हुए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, बाबा गुरु घासीदास के ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत का प्रबल विरोध किया। मनखे मनखे एक समान का उपदेश भी दिया। समाज मिला था। उसका भी निमंत्रण था। पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे। इस साल फिर आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं और बाबा जी का आशीर्वाद प्रदेश में खुशहाली हो। आज सौभाग्य है हमारे डिप्टी सिंह साहब आए हैं, क्षेत्र के विधायक जी हमारे केंद्रीय गौतम साहब जी भी आए हैं। हमारे समाज के गौरव प्रदेश के खादी मंत्री यादव जी आए हैं। वरिष्ठ जन है, समाज के लोग हैं। बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समारोह मनाएंगे। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी सदन में हंगामेदार रहा। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पालिका विधेयक को लेकर कहा, 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम संशोधन बिल लाए हैं। 2019 तक चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त के नियम से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया गया था। हमेशा से चलते रहा है। अंदर बाहर का खेल हमेशा चला है, से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी आवेदन देंगे। आवेदन का परीक्षण होगा, विचार होगा। हमेशा से चलते रहा है। अंदर बाहर का खेल हमेशा चला है, से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी आवेदन देंगे। आवेदन का परीक्षण होगा, विचार होगा। हमेशा से चलते रहा है। खबर रायपुर से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी को संविधान पर विश्वास नहीं है। संविधान से लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं। भारत में संविधान के प्रति केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बयान दिया उसकी हम निंदा करते हैं। वहीं सदन में भूपेश बघेल ने ध्यान आकर्षण को लेकर कहा, प्रश्न लगने के बाद नींद से जागे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में घुसपैठिया रोहिंग्या आ गए हैं। सरकार बने 1 साल हो गया, कितने रोहिंग्या कितने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? देखिए, ये प्रश्न लगने के बाद ये लोग नींद से जागे हैं। नहीं तो विधानसभा चुनाव पहले आपको याद हो, देखिए उन्होंने
किया है उसके बाद पार्टी उसमें गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। देखिए, अभी आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष के एक सवाल था, उसका उत्तर दे नहीं पा रहे थे। कितने नागरिक, कितने बच्चे, देखिए। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार की ओर से लाए जा रहे संशोधन विधेयक को लेकर कहा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो संशोधन लाए हैं उसमें नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव को 6 महीने बढ़ाने की अनुमति चाहिए। हमारा ये विरोध है कि दोनों संशोधन जो आप कह रहे हैं वो नहीं ला सकते। हमारा यही कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है, इसे मत लाइए। आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा 2 संशोधन विधेयक यहाँ लाए गए हैं, क्रमांक 11 और 12। उसमें नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव को 5-6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए उन्हें अनुमति चाहिए। हमारा ये विरोध है कि ये दोनों जो संशोधन आप ला रहे हैं आप नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था मध्य प्रदेश के मामले में कि आप ये 6 महीने कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। हमारा यही कहना है, ये संविधान के खिलाफ ये संशोधन है और संविधान की धारा 243 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आपका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, उसको नहीं बढ़ा सकते। हमारा कहना है जब आप इसको संविधान के खिलाफ ला रहे हैं तो मत लाइए, हम आपके इस संशोधन के चर्चा में हाजिर नहीं हो सकते। हमारा सिर्फ इतना कहना था, और विधि विशेषज्ञों की राय ले लीजिए, कल प्रस्तुत कर लीजिए, मगर हमारी एक नहीं सुनी गई और उस संविधान संशोधन पर आज चर्चा की जा रही है। हमने इसका विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार करके गांधी जी को सुनाने गए थे। नगर पालिका परिषद को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आरक्षण प्रक्रिया की गई है, जिसमें दोनों दलों के नेता मौजूद रहे। जहां लॉटरी सिस्टम से आरक्षण किया गया, जिसमें मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के सभी 22 वार्डों में सबसे ज्यादा 8 वार्डों में आरक्षण सामान्य हुआ है, जबकि 11 वार्डों में ओबीसी, एसटी, एससी और 3 सामान्य महिला आरक्षण है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ने आरक्षण को लेकर कहा, राज्य शासन ने पिछड़े वर्ग के लिए लाख दावे किए थे। इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि हर स्थान पर राजनीति अखाड़ा नहीं होता है। यहाँ पर आया है, मनेंद्रगढ़ पालिका की बात करें, राज्य शासन ने पिछड़े वर्गों के हितों की बात के लिए बड़े बड़े दावे प्रतिदावे किए थे और इन्होंने ये देरी भी की कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे प्रदेश में पूरे पिछड़े वर्ग के हमारे जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि पूरा का पूरा जो इन्होंने नियम बनाया था या पिछड़े वर्गों की हितों की बात करें तो उसकी धज्जी उड़ाने का काम आज पूरे प्रदेश में, और आज खास करके अगर मनेंद्रगढ़ के कलेक्ट्रेट में बात करें, जो आरक्षण को हम लोगों ने अभी यहाँ देखा वो किया गया है। ये आधार बनाया गया था कि 50% तक अगर जो जनसंख्या है तो वहां तक का जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसको एक्सटेंड करने का काम करेंगे। अगर मोटा माटी आप देखेंगे तो जो पिछड़े वर्ग का जो रिपोर्ट यहाँ पर आया है, मनेंद्रगढ़ पालिका की बात करें तो लगभग 40% ओबीसी की जनसंख्या यहाँ है, तो उसके हिसाब से 9 लोगों को यहाँ पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी पालन नहीं किया गया है और पहले जैसी ही प्रक्रिया अपनाई गई है। इसका मतलब ये है कि केवल पिछड़ा वर्ग की बात करने वाली जो सरकार है, साया जी की जो सरकार है, वो केवल बात करती है और पिछड़े वर्गों की हितों का ध्यान नहीं रखती है। पिछड़े वर्ग को लेकर के सर्वे भी कराया गया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सर्वे कराने केवल नाटक किया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि पिछड़े वर्गों की हितैषी सरकार है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी धज्जियां उड़ाई गई है आरक्षण की। कलेक्टर से कुछ चर्चा हुई? हाँ, मैंने ऑब्जेक्शन दिया है अभी कि 9 सीटों के साथ फिर से आरक्षण की प्रक्रिया को की जाए। हर स्थान राजनीति के अखाड़े के लिए नहीं होता है। ओबीसी वर्ग की जिन चिंताओं को लेकर के वो बात कह रहे थे, जबकि अन्य कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर थे
उन सबको विषय स्पष्ट था। और मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका के आरक्षण की प्रक्रिया 17 तारीख को भी हुई थी, और जहां पर बात अटकी थी वहां से जो बात मानने योग्य थी, उचित थी, प्रावधानों के अंतर्गत थी, उसे जिलाधीश महोदय ने माना, कलेक्टर महोदय ने माना। पर अपनी ये चिंता बतलाते हुए कि ओबीसी वर्ग का जितना जनसंख्या है उतना आरक्षण होना चाहिए, इन बातों को लेकर के केवल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो हास्यास्पद है। नगरीय निकाय को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया आज भी जारी है। वार्ड क्रमांक 14, 15, 1, 11, 13 और 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसमें 2 महिलाएं भी आरक्षित है। बता दें 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया जारी है। अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर और कलेक्टर विपिन मांझी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। सिंगुड़ी तरई वार्ड क्रमांक चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर खैरागढ़ से है, जहां नाबालिग बालिका घर से बिना बताए गायब हो गई, जिसकी परिजनों ने खैरागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपहरण की बात कही। वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एसपी ने आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत बालिका की बरामदगी की। बता दें आरोपी ने बालिका को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करना कबूल किया है, जिसके चलते खैरागढ़ थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मेनका डोबरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 220 जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं। इसमें 3 जोड़े ईसाई रीति से तो वहीं 1 जोड़ा नक्सल पीड़ित कन्या का विवाह सीआरपीएफ के जवान के साथ हुआ। नक्सल पीड़ित कन्या के मां बाप जीवित नहीं है। बता दें प्रतिवर्ष विवाह का आयोजन होता है, जहां अनेक जोड़े विवाह के बंधन में बंधते हैं। वहीं सरकार प्रत्येक जोड़े को 50,000 राशि देती है, जिसमें 35,000 उनके खाते में अंतरित की जाती है। वहीं 15,000 उनके विवाह आयोजन के दौरान जरूरी श्रृंगार सामग्री में खर्च किया जाता है। विवाह के दौरान गणमान्य अतिथियों के अलावा वर वधू पक्ष के रिश्तेदार सहित आम जनता मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 220 जोड़े का शादी हो रहा है, और इसमें शासन के योजना अनुसार प्रत्येक जोड़े के लिए 50,000 रुपये का प्रावधान रहता है। इसमें हम लोग विवाह के पश्चात अभी 35,000 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, और बाकी जो 15,000 रुपये उसमें विवाह आयोजन और उनका श्रृंगार सामग्री के लिए व्यय होता है, जो अभी संचालित हो रहा है। और जो 220 जोड़ा शादी हो रहा है, उसमें 217 जोड़ी जो है हिंदू विवाह रीति रिवाज से हो रहा है, और 3 जोड़ी है जो क्रिश्चियन समाज के रीति रिवाज से शादी हो रहा है। इस प्रकार 220 जोड़ी का शादी हो रहा है, और इसमें 1 जोड़ी ऐसा है जो नक्सल पीड़ित बच्ची है, उसका माँ बाप भी नहीं है, और जो विवाह कर रहा है वर है वो सीआरपीएफ का जवान है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा गर्व की बात है कि हम उस बच्ची का सहयोग कर पा रहे हैं। और तीसरा इसमें खास बात यह है कि नियत निराला हमारे 22 आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग संचालित करते हैं, उसमें भी 1 जोड़ी यहाँ विवाह में शामिल हुए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार मुख्यमंत्री विवाह जो है आज संपन्न होने जा रहा है। खबर पेंड्रा से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें पड़ोस में रहने वाले युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर नदी के किनारे ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी तो नाबालिग के पिता ने आरोपी की जमकर पिटाई की, जिसमें उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से मारपीट के मामले में पीड़िता के पिता के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की है।
ये हमारे गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सधवाने की घटना है, जिसमें एक बालिका के साथ में उसके पड़ोस में ही रहने वाले राम कुमार भारिया नामक व्यक्ति ने उनके घर में आना जाना था और इसी दौरान उनके घर में शाम को बैठे हुए थे। बात खींच करके उनको जगह पे लेकर के गए नदी के किनारे और उनके साथ में उन्होंने दैहिक शोषण किया है। इसमें हम लोगों ने 64-65 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कल ही हम लोगों ने उनको रिमांड पर जेल भेज दिया। इस मामले में नारायणपुर क्षेत्र में सड़क की हालत खराब होने के कारण ग्राम पंचायत सायनार के सचिव हादसे का शिकार हो गए हैं। घटना में सचिव की मौत हो गई है। बता दें कि कौशलनार के पास जर्जर खस्ता हाल सड़क से बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से सचिव की बाइक अनियंत्रित हो गई और वे सड़क पर गिर पड़े। वहीं मौके पर निकल रहे दूसरे वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं सचिव के पोस्टमार्टम के दौरान बड़ी संख्या में जिला पंचायत के कर्मचारी और जिला पंचायत सीईओ मौजूद रहे। नंदी, जिलाध्यक्ष पंचायत सचिव संघ जिला नारायणपुर। और आज सुबह हमारे भाई सिद्धू राम सलाम जी अपने मुख्यालय पे शासकीय कार्य में जा रहे थे। खराब रोड के कारण आज उनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे गंभीर स्थिति ये है कि नारायणपुर से ओरछा जो मार्ग है इतना जर्जर स्थिति में है कि मोटरसाइकिल में चलना और कब गाड़ी आ जाए, कब गड्ढे, कब नाली का सामना हमको करना पड़े। और आज यही हुआ कि हमारे बीच में हमारे भाई सिद्धू राम सलाम आज शासकीय कार्य करते हुए शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर तक हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। डबल इंजन सरकार के कारण और प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास की एक और नई कड़ी जुड़ी है। का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका साधुवाद करना चाहूँगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा में उठाए सवालों पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, सभी को पता है जल जीवन मिशन के काम को कांग्रेस ने किस तरह से बर्बाद किया था। योजना को बंदरबाट करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना को 2 साल विलंब हुआ तो कांग्रेस के कारण जो काम शुरू हुआ उसमें जारी अव्यवस्था रही। जहां जहां पर भी गड़बड़ी मिल रही है वहां कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अव्यवस्था मिल रही है वहां जांच करवाकर उस पर सुधार करने का काम करेंगे।
छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है। गरियाबंद जिले के मैनपुर में ईडी ने कारोबारी इकबाल मेमन के घर पर छापा मारा है। वहीं रायपुर में एक और कारोबारी रफीक मेमन के घर भी दबिश दी गई है। बता दें, सुबह 6 बजे के करीब दोनों जगहों पर ईडी की टीम पहुंची और जांच की टीम घर में प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं ईडी ने कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है और जानकारी के मुताबिक कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पावर हाउस स्थित अपना केसरी लॉज एवं केसरी लॉज में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न थानों की टीम ने दबिश दी है और लॉज में रुके व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें मैनेजर ने बाहरी लोगों को लॉज में आश्रय दिया था और इस संबंध में कोई भी सूचना थाना छावनी को नहीं दी गई। वहीं जब रजिस्टर चेक किया गया तो रुके हुए लोगों की पुख्ता जानकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं थी। वहीं लॉज से 29 संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें पुणे, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों के लोग उसमें शामिल हैं। इस दौरान धारा 128 और धारा 170 के तहत कार्रवाई भी की गई है। कबीरधाम जिले की पुलिस ने एसबीआई बैंक ब्रांच के 4 प्रबंधक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि इन अधिकारियों पर आरोप है कि उनके ब्रांच में संचालित मृतक का खाता जो वर्षों से बंद पड़ा था, उन्हें ये फर्जी तौर पर एक्टिव कराकर उस खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। जब खातेदार के रिश्तेदार सालों बाद बैंक गए तब उन्हें पता चला कि उनके परिजन के खाते से राशि निकाल ली गई है। तब उन्होंने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने जांच में पता चला है कि बैंक खाता सालों से बंद पड़ा है और उसकी राशि आरबीआई के पास चली गई थी, जिससे यह बैंक के अधिकारी चालाकी से उस खाते को पुनः एक्टिव कर उस खाते की राशि आहरण कर लेते थे। वहीं पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। चलिए, छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।